हे जी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली आज मैं अपने ग्राफिक एरा के मिड टर्म के लास्ट प्रैक्टिकल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो कि है सी का प्रैक्टिकल। एंड ज़्यादातर बच्चों को कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि हमारे ये फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट प्रैक्टिकल होने वाला है सी लैंग्वेज में। इस वजह से मैंने बहुत सारी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो क्या ही कहेंगे, प्रैक्टिकल अभी तक हुए नहीं है। एंड मेजर प्रॉब्लम ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल के लिए अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके अपने दोस्तों से पूछ के जिनके प्रैक्टिकल हो गए हैं एंड काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस एंड अपने मिड टर्म के जो अभी जस्ट थ्योरी वाला पार्ट हुआ था उसमें से भी जो प्रैक्टिकल पार्ट प्रोग्रामिंग वाला है वो सब एक्सट्रैक्ट करके एनालिसिस पूरी करने के बाद मैंने 15 क्वेश्चंस कंपाइल कर देते, जैसे कि सी लैंग्वेज कर देती है हमारी, जिससे आपके फुल ऑन मार्क्स आ सकते हैं, आई कैन गारंटी। बेसिकली मैंने इन सब क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया है। पहले में हमारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, देन सेकंड ब्लॉक में मैंने कुछ चेक्स एंड सीरीज वगैरह रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड इस येलो हाईलाइट में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने रीजन भी प्रोवाइड कराए हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको हर एक कलर का जो हाईलाइटेड है उसका एक रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको मैंने अलग से रीज़न लिख दिया है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि लास्ट में हम करने वाले हैं, ये भी आने के चांसेस अगर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तब भी कोई बात नहीं, इसलिए हम इसे लास्ट में करेंगे। बट इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी है क्योंकि इफ़ एल्स का जो नेस्टेड इफ एल्स यूज होता है इसमें, इफ एल्स लेटर भी कहते हैं इसे, तो इसको भी हम करेंगे। ओके, एंड जो ये ब्लू वाला हाईलाइटेड है ये हमारे प्रैक्टिकल वर्क से आया था, एंड जो ये पर्पल वाला हाईलाइटेड है ये जस्ट आज ही के प्रैक्टिकल एग्जाम में हुआ है। तो सोचो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पर्पल वाले तो एकदम हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज के लिए। और क्योंकि हमारे पास टाइम की काफ़ी कमी है तो मैं इसको खुद कोड करके टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इन सबका स्क्रीनशॉट लेके पहले से प्रोग्राम प्री रिटन ऐड कर दिया है। बट आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट अंडरलाइन करके आपको एक्सप्लेन सारे कोड करने वाला हूँ। तो आपको बस ईयरफोन लगा के किसी जगह बैठ जाना है एंड इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बिल्कुल तगड़ा जाने वाला है एंड प्रैक्टिकल को फोड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर का क्या मीनिंग है? सबसे पहली चीज, अगर आप बिगिनर हैं तो पहले प्रोग्राम में मैं एक एक चीज डिफाइन करूंगा, देन जो चीज रिपीट होगी उसको मैं अगले वाले में डिफाइन नहीं करूंगा ताकि हम और ज्यादा टाइम बचा सके, बिकॉज यू नो टाइम काफी कम है हमारे पास। इसका मतलब ये प्रोग्राम हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि लाइक 1 2 3 4 यानी कि 1234 अगर आपको एक नंबर दे दिया गया है, देन उसका पर डिजिट ऐड होना चाहिए एक दूसरे के साथ, सम ऑफ डिजिट्स है। तो 1 + 2 + 3 + 4 विच विल इक्वल टू 10। सिंपल। इसी के लिए ये बेसिकली प्रिसाइज एक कमांड लिख दी है मैंने, एंड हर जगह जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे कमेंटिंग भी कर रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सी प्रोग्राम, कोई भी सी प्रोग्राम हो वो इसी लाइन से स्टार्ट होता है, #include एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h। ये हमारे जो है लाइब्रेरी होती है, हेडर फाइल लाइब्रेरी, उसको सी प्रोग्राम से कनेक्ट कर देता है। लाइक printf scanf यूज़ हो पा रहा है, तो printf scanf एक फंक्शन होता है, अगर आपको नहीं पता है। एंड अगर फंक्शन क्या होता है, प्रीडिफाइन काम करता है, मतलब उसको पता है कि मेरे को क्या करना है। बेसिकली प्रिंट का काम है आउटपुट निकालना मॉनिटर में, स्कैन का काम है इनपुट लेना कीबोर्ड से। तो ये सब कौन बताएगा कि इसका काम क्या है? ये सब हेडर फाइल के अंदर स्टोर होता है, तो इसको हमें लिंक करना पड़ता है सी प्रोग्राम में। तो उसके लिए #include stdio.h को हमें लिखना ही पड़ता है। एंड आप इसको रट सकते हो बिल्कुल अगर आप बिगनर हो, बाकी अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। देन इंट मेन हमारा आएगी दूसरी लाइन। बेसिकली ये पहली की 2 लाइन जो है ये हमेशा ही रिपीट होती हैं। पहले हम लाइब्रेरी को लिंक कर देते हैं, देन हमारा कोई भी सी प्रोग्राम होता है ना, वो मेन फंक्शन के बाद ही एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो हमें जो भी प्रोग्रामिंग करनी है मेन के अंदर करनी है एंड मेन से स्टार्ट हो जाता है। बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेन से पहले हम कभी कभी डिफाइन करते हैं, जो कि हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है इन सारे क्वेश्चन में। नाउ थर्ड लाइन में हमने इंट के आगे लिखा है num, देन कॉमा, देन सम इक्वल टू 0, देन कॉमा, देन डिजिट एंड सेमीकोलन। हर लाइन लगभग इसमें सेमीकोलन से एंड होती है। सी लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट हो, किसी भी स्टेटमेंट का एक तरह से फुल स्टॉप हमारा सेमीकोलन होने वाला है। एंड सी हमारी पाइथन की तरह टाइपलेस लैंग्वेज नहीं है, इसका टाइप हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कोई भी हम वेरिएबल ले रहे हैं तो उसका टाइप क्या है। तो इसलिए हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि जो नम है वो इंट होने वाला है, तो हम इंट लगा के उसके आगे जो भी वेरिएबल्स लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, वो सब इंट टाइप के हो जाने वाले हैं। जैसे कि नम हमारा हो जाएगा इंट टाइप का, देन सम हो जाएगा इंट टाइप का, एंड उसको पहले से ही उसकी वैल्यू हमने 0 बता दी है, एंड डिजिट हो जाएगा हमारा इंट टाइप का। नाउ printf करेंगे, printf बेसिकली आउटपुट निकालेगा, स्क्रीन पे ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा एंटर अ नंबर। ठीक है, ताकि यूजर को पता चले कि मुझे करना क्या है। देन एंटर नंबर करने के बाद जब यूजर टाइप करेगा तो वो हमें इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन को यूज करना है। एंड स्कैनफ में ये जो %d आपको दिख रहा है
ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि बताता है कि किस टाइप का डेटा इन होने वाला है। तो बेसिकली डी जो रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट करता है डेसिमल को। तो बेसिकली हम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज डालने वाले हैं, इसलिए परसेंटेज डी का इस्तेमाल हुआ है। एंड जो वैल्यू आएगी उसे कहाँ स्टोर करना है, उसके लिए एंड ऑपरेटर यूज होता है। तो एंड ऑपरेटर के आगे आप जो भी वेरिएबल लिखोगे उसके अंदर ये स्कैनफ जो भी इनपुट लेगा वो स्टोर कर देगा, ठीक है। ये बेसिकली एड्रेस ऑपरेटर होता है एंड एम्परसेंड साइन कहते हैं आई थिंक। देन हमारा व्हाइल लूप आ जाता है। व्हाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन लगाई, जब तक ये जो नंबर हमने इनपुट किया है वो 0 नहीं हो जाता, ये अंदर वाला ब्लॉक रन होते जाएगा एंड होते जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले ही लेते हैं, एंटर एक नंबर आएगा, देन आपका स्कैनफ में फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर ले लिया 15 फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लिया। तो अभी नंबर क्या है हमारा, नम इक्वल टू 15 है, ठीक है। देन डिजिट इक्वल टू नम परसेंटेज 10। अब डिजिट को हमें डिफाइन इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने पहले से ही इंट वाली जगह पे डिजिट के बारे में बता दिया है कि डिजिट हमारा इंट होने वाला है, इसलिए हमने डायरेक्ट डिजिट इक्वल टू नम परसेंटेज 10 लिख दिया है। अब नम परसेंटेज 10 क्या करता है, 15 को 10 से डिवाइड करेगा। तो बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है कि हमको किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर प्रोवाइड करा देता है। तो जब हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट हमारे पास हमेशा ही रिमाइंडर बचने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप 1642 ले लो, 10 से जैसे डिवाइड करोगे ये 1000 टाइम चले जाएगा, देन मतलब समझ रहे हो ना आप, 1000 टाइम डिवाइड हो जाएगा, देन 642 नीचे आएगा, देन 600 से चले जाएगा, देन 42 आएगा, देन वो भी 42 से कैंसिल हो जाएगा, देन 2 हमारा एक रिमाइंडर बच जाएगा एट लास्ट। तो हमारे पास लास्ट डिजिट हमेशा बच जाएगी। तो हम ये वाला लॉजिक हमेशा यूज़ करते हैं लास्ट डिजिट को अपने पास लाने के लिए। तो डिजिट इक्वल टू हमने कर दिया है नंबर परसेंटेज 10। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड होगा जैसे 15, ये हमको प्रोवाइड करा देगा रिमाइंडर क्या प्रोवाइड करा देगा 5। तो एक्चुअल में हमको लास्ट डिजिट मिल गई। देन सम फंक्शन के अंदर जब जहाँ पे भी आपको ये प्लस इक्वल टू लिखा है, एक्चुअली इस एरो का मतलब है इम्प्लाइज दैट, कि इम्प्लाई क्या करता है, ये प्लस इक्वल टू क्या करता है, इम्प्लाई कि जो ये सम वाली लाइन लिखी है ना, एक्चुअल में ये यही लिखी है सम प्लस इज। जब हम उसी नंबर का किसी नंबर के साथ सम को असाइन करते हैं तब हम डायरेक्टली उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट भी लिख सकते हो। सम को पहले से ही हमने 0 कर रखा था, इस वजह से हम सम में डायरेक्टली डिजिट ऐड कर सकते हैं 1 by 1। तो पहले इसमें 5 ऐड हो जाएगा क्योंकि अभी हमारे पास क्या है डिजिट के अंदर वैल्यू, डिजिट के अंदर हमारे पास है 5, डिजिट के अंदर अभी 5 था, तो सम की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 5। तो सम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। देन जाएगा ये नम स्लैश इक्वल टू 10। अब नम स्लैश इक्वल टू 10 भी एक तरह से आपका लिखा हुआ है नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10, और कुछ नहीं लिखा है। तो ये क्या करता है, बेसिकली हमारे जो नंबर था उसके लास्ट डिजिट को रिमूव कर देता है ताकि हम नेक्स्ट डिजिट पे मूव कर सकें। तो ये क्या करेगा, लाइक 15 है तो उसको 10 से डिवाइड रियलिटी में कर देगा। बेसिकली ये है असली डिवीजन। असली डिवीजन करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, अराउंड 1 आएगी, क्योंकि 1.5 तो ये लिखता नहीं है, ये हमने क्या कर रखा है इंट करने पे ये पॉइंट में नहीं इंटीजर वैल्यू देता है। तो 1.5 आएगा तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1। लाइक 1642 भी होता तो 10 से डिवाइड करने के बाद क्या होता, 2 वाली चीज़ रिमाइंडर में है तो वहाँ पे आता हमारा 0.2 आता ना, पॉइंट लेते ही ये 20 हो जाता, देन वो वाला पार्टी पूरा कैंसिल कर देता है। तो हमारे पास वी विल लेफ्ट विद 164। इस तरीके से लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए ये वाला लॉजिक यूज़ होता है। इसको आप अलग से बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए कि जब भी आपको डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है तो इस वाली चीज़ को यूज़ करेंगे हम, और लास्ट नंबर रिमूव करने के लिए नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 यूज़ करेंगे, और डिजिट के लिए डिजिट इक्वल टू नंबर मॉड्यूलस 10 यूज़ करेंगे। देन इस तरीके से होने के बाद हमारे पास अब नंबर क्या बन चुका है, 15 का सिर्फ 1 बचा है। देन 1 जैसे ही नीचे आएगा मॉड्यूलस से डिवाइड होगा, मतलब 10 से डिवाइड होगा 1, तो रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 1 बचेगा, क्योंकि 10 0 0 एंड 1 विल बी आवर रिमाइंडर। ठीक है, तो पहले क्या हुआ हमारा 15 आया, डिजिट में क्या आया हमारे पास 5, सम हो गया हमारा 5, क्योंकि सम पहले से 0 था उसमें 5 ऐड हो गया। देन नम की वैल्यू अपडेट होगी क्योंकि नम में ही नम गया बट 10 से डिवाइड होने के बाद, तो इसमें बचा 1। देन वही चीज़ दोबारा ऊपर गई तो डिजिट ने इस बार एक्सट्रैक्ट कर लिया उसमें से 1।
ठीक है, 5 था तो 5 ऐड हुआ था, 1 है तो एक और ऐड हो जाएगा जो कि है 1। देन नम में क्या होगा, 1 जब 10 से डिवाइड होगा तो 0.1 वैल्यू आएगी, तो 0.1 है इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, पहले ये 1 बची थी, अब 0 बची है। जैसे ही 1 जाएगा अब ये एग्जीक्यूशन नहीं होगा क्योंकि हमने वाइल में पहले से डिफाइन कर रखा है कि अगर नम 0 नहीं है तभी ये होना था, बट अब तो 0 हो गया। एंड ये एक वैलिड रीज़न भी है क्योंकि हमारे पास नंबर अब ख़त्म हो चुका है। तो एट द एंड आपके पास 6, सम के अंदर 6 हमारा वैल्यू स्टोर हो जाएगी। एंड हम इसको आउटपुट स्क्रीन पे ऐसे शो कर सकते हैं, प्रिंट एफ ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ डिजिट। प्रिंट एफ को भी हम फॉर्मेटेड स्पेसिफायर के साथ यूज़ करते हैं एक फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए। फॉर्मेटेड आउटपुट एक टॉपिक भी हमारा सी लैंग्वेज में, आंसी सी की बुक में आप देखना। तो इसको हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं, आप इसमें जो भी चीज़ लिखोगे, डबल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे ना वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी, बट जहाँ पे भी आपको एक वैल्यू को कॉल करना है कि मेरे को वो वाली वैल्यू चाहिए जो पहले से ही उसमें वैल्यू स्टोर है, तो वहाँ पे एक फॉर्मेटेड स्पेसिफायर आपको सिंपली यूज़ करना है। तो मैंने लिख दिया सम ऑफ डिजिट्स, पूरा बिल्कुल जैसा आप लिखोगे वैसा ही प्रिंट होगा। और जहाँ पे मेरे को कुछ वैल्यू कॉल करनी है वहाँ पे परसेंटेज डी यूज़ कर लिया, क्योंकि जो वैल्यू हम कॉल करने वाले हैं वो डेसिमल वैल्यू है, मतलब बेसिकली इंट जो इंटीजर टाइप वैल्यू होती है ना, उसके लिए हम परसेंटेज डी यूज़ करते हैं। इसको आप याद कर लो या फिर समझ लो। देन उसके बाद एस्केप कैरेक्टर ये आप यूज़ करो तब भी ठीक है, अदरवाइज नहीं करोगे तब भी कोई कंपलसरी नहीं है। बेसिकली ये क्या करता है, न्यू लाइन में डाइवर्ट कर देता है, इसको हम बाद में भी समझ सकते हैं। इस बार डबल कोट्स हमारे क्लोज हो जाते हैं। देन एक कॉमा के बाद हमें ये बताना होता है कि जो परसेंटेज डी था वहाँ पे किसको कॉल करना है। देन हमको सम को कॉल करना है। देन हमारे ये जो पैरेंथेसिस से ये क्लोज हो जाएंगे एंड हमारी स्टेटमेंट का फुल स्टॉप लग जाएगा जो कि होता है सेमीकोलन। देन हमको लिख देना है रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 इसलिए लिखा, रिटर्न 0 इंडिकेट करता है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। हमने यहाँ पे इंट मेन क्योंकि यूज़ करा था, तो इंट में उसकी वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। ये बेसिकली इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है। अभी अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है तो इसको आप बेसिकली याद करने की कोशिश करो। हमने जो इंट फंक्शन मेन फंक्शन यूज़ किया था उसका रिटर्न टाइप इंट था, मतलब एक एट द एंड वैल्यू इंटीजर में आनी चाहिए, तो रिटर्न जो है उसको रिटर्न कर देता है 0। रिटर्न टाइप को रिटर्न करता है 0, जो कि बताता है कि हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, प्रोग्राम इज क्लोज। तो हमको थोड़ा टाइम पहले वाले कोड में लग गया है, बट बाकी कोड में नहीं लगेगा क्योंकि आपने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया है कि कौन सी चीज़ हमें कंपलसरी लिखनी होती है, एंड कुछ लॉजिक भी बेसिकली ज़रूर बिल्ड हुआ होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। तो हमारा ये वाला प्रोग्राम तो बेसिकली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट के लिए बेसिकली आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तो हम वो सब कुछ अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सबसे पहले ये वाली लाइन एज इट इज़ है, ये वाली लाइन एज इट इज़ है। देन हमको फिर से कुछ वेरिएबल्स फिर से डिफाइन कर रखे हैं, बट इस बार इनका टाइप हमने रखा है फ्लोट। फ्लोट बेसिकली डेसिमल पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है। तो जैसे 24.5 लिखोगे तो ये इंट नहीं है, ये आएगा आपका फ्लोट कैटेगरी में। और फ्लोट हमारा 6 डेसिमल प्लेस तक स्टोर कर सकता है, मतलब फ्लोट जो है उसकी कैपेसिटी है 5000050, मतलब 6 डेसिमल तक स्टोर करेगा, बट इसके आगे कुछ भी आप लिखोगे वो स्टोर नहीं करता है। ये ऐसे ही मैंने नॉलेज दे दी। बाकी हम फ्लोट यूज़ करते हैं डेसिमल टाइप के लिए, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं होती कि 90 डिग्री 95 डिग्री 98.6 तो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, तो पॉइंट यूज़ होता है, इसलिए हम इन वेरिएबल्स का टाइप डिक्लेयर करते हैं फ्लोट में। देन वही सेम चीज़ प्रिंट एक चीज़ करनी है हमें, जो आउटपुट दिखे स्क्रीन पे कि हमें क्या इनपुट करना है। अगर इनपुट ले रहे हो आप यूज़र से तो उसको पता तो रहना चाहिए कि मेरे को क्या वैल्यूज़ टाइप करनी है। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ आ जाएगा मैसेज स्क्रीन पे यूज़र के सामने, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, और स्कैन एफ करेंगे उस चीज़ को इनपुट करने के लिए, जिसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर में परसेंटेज एफ यूज़ किया है। परसेंटेज एफ क्या इंडिकेट करता है कि जो वैल्यू इनपुट होने वाली है वो फ्लोट होने वाली है। सिंपल, ठीक है। बस आपको इंटीजर वाले में याद रखना है कि उसमें परसेंटेज डी यूज़ होगा, डी स्टैंड फॉर डेसिमल। बाकी आपको कैरेक्टर के लिए सी मिलेगा, फ्लोट के लिए एफ मिलेगा, स्ट्रिंग के लिए एस मिलेगा, बाकी ईजी है, ठीक है। तो परसेंटेज एफ आपको कॉलन्स के अंदर ले लेना है, एंड ये परसेंटेज एफ स्टोर कहाँ पे करना है वो आपको यहाँ पे बताएगा। मतलब स्टोर करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए जब भी हम किसी चीज़ को कॉल करते हैं तो वो कॉमा के बाद लिखी जाती है। तो हमको जो चीज़ स्टोर करनी है वो कॉमा के बाद हमने बता दिया, सेल्सियस में करनी है, एंड
इसका एड्रेस बताएगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बता देगा कि सेल्सियस कहाँ पे स्टैंड करता है, वहाँ पे स्टोर कर देगा, ठीक है। देन फ़ारेनहाइट, हमने एक फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होने वाला है। फ़ारेनहाइट इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। अगर आपको गलती से बोल दिया सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट नहीं करना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करना है, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। फ़ारेनहाइट -32 कर दो, फ़ारेनहाइट -32, ये चीज़ उठ के यहाँ पे आ जाएगी। फ़ारेनहाइट -32 के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/9 से, इसको ब्रैकेट में डाल दो, सिंपल। तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका C के। तो ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेल्सियस में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो लिखा है ये इसमें कन्वर्ट कर देता है, F को C में एंड C को यहाँ पे F में। तो हमने फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 ब्रैकेट के अंदर पहले से सॉल्व करोगे, देन इसमें 32 ऐड कर दोगे, ओके। देन जैसे ही आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यूज़ मिल गई हैं, तो देन सेम एज इट इज़ प्रिंट एफ फंक्शन में जो आपको प्रिंट करना था करोगे। एंड यहाँ पे 0.2f लिखा तो है, अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सिर्फ %f यूज़ करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड न्यू लाइन कैरेक्टर को भी अगर यूज़ नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आप %f लगा के डबल कोट्स को क्लोज कर सकते हो, देन कॉमा के बाद बता सकते हो कि हमें क्या चीज़ कॉल करके आउटपुट पे दिखानी थी, जो भी हमने अंदर बताई थी कि हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने फ़ारेनहाइट यूज़ कर लिया जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर थी, ठीक है। देन रिटर्न 0 करके कॉमा क्लोज, जो कि हमारे इंट रिटर्न टाइप के लिए एक रिटर्न वैल्यू है जो कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड बताती है, जैसे कि मैंने बताया था। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर अ नंबर गिवन बाय द यूजर इज इवन और ऑड। इवन और ऑड वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ हुआ था, हमारे आज जो प्रैक्टिकल हुए हैं उसमें भी आया है, प्रैक्टिकल वर्क में भी था एंड काफ़ी ज़्यादा, एंड इसको मैंने देखो इंपॉर्टेंट में भी बता रखा है। सबसे पहले स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भी देख सकते हो आप इंक्लूड एसएच वाली लाइन है, देन इंट मेन वाली लाइन है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है सिर्फ एक चीज़, वो की है नम को हमने बता दिया है कि ये एक इंट वैल्यू है, इसके अलावा कोई वेरिएबल यूज़ नहीं करने वाले हैं हम। देन प्रिंट एफ में हमने बोल दिया है कि एंटर अ नंबर, ठीक है। स्कैन एफ में हमने %d लिखा है क्योंकि जो हमारी वैल्यू जो हम स्टोर करने वाले हैं वो एक इंट होगा, जो इनपुट ले रहे हैं यूज़र से वो एक इंट वैल्यू होने वाली है, इंटीजर टाइप, उसको हम स्टोर कर देंगे नम के अंदर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बाद हम लिख देंगे, देन कॉमा सेमी कॉलन लगा देंगे जो कि फुल स्टॉप होता है। देन यहाँ पे हम वो लॉजिक लगाने वाले हैं इफ़ एल्स वाला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आ गया तो काफ़ी सिंपल प्रोग्राम है, बट इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने लिखा है नम %2 इक्वल टू 0। अब मॉड्यूलस क्या करता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है, रिमाइंडर प्रोवाइड करा देता है। इक्वल टू क्या करता है, वो इक्वेट करके पहले तो एक इक्वल टू क्या करता है, बी मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है a इक्वल टू 12 की वैल्यू ये a को असाइन कर देगा, इसका नाम भी होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, बट ये होता है इक्वल टू, ये देता है बूल में वैल्यू, बूलियन लॉजिक, ये ट्रू या फॉल्स में जवाब देता है कि ये चीज़ ट्रू है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे ये बताएगा ट्रू है या फिर नहीं, लाइक 5 के इक्वल टू है या नहीं है, अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इस तरीके से आपका एड्रेस डबल इक्वल टू वर्क करता है। अब इसमें कैसे यूज हुआ है, नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब इवन का सिंपल क्या लॉजिक होता है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, लाइक 4, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता है 2 2 ज़ा 4 और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है मीन्स 2 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है 2 से देन इट्स इवन। तो ये वाली लाइन क्या करेगी, हमारे नम को 2 से डिवाइड करेगी एंड एक रिमाइंडर देगी, जो कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, 0 या 1 के अलावा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है, यू नो इफ यू नो। तो अगर रिमाइंडर 0 है मतलब 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स हमारा जो नंबर है वो इवन है, बट अगर हमारा रिमाइंडर अगर 1 है दैट मीन्स वो ऑड है। तो इफ नम %2 इक्वल टू 0 मतलब जो इसका रिमाइंडर है वो 0 है, तो प्रिंट कर देना %d इज इवन। %d क्या है, हमारा वो नंबर है, क्योंकि हमें उसको कॉल करना था इसलिए हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ा। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर की जो वैल्यू है वो हमें कॉमा के बाद बतानी है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि जो नम है ना वही लिखा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे, तो नम इज इवन।
एल्स मतलब अगर 0 नहीं है तो डायरेक्टली 1 ही पॉसिबल है, इसलिए हमें ज़्यादा कंडीशन नहीं लगानी पड़ी। एल्स प्रिंट कर देना डायरेक्टली कि वो ऑड नंबर है, डिविजिबल है तो इवन, अदरवाइज नम जो है जो यहाँ पे बताया है वो ऑड है, देन रिटर्न 0। ओके, तो हमारा थर्ड प्रोग्राम भी कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। नाउ फोर्थ प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अब डिविजिबल बाय वाले प्रॉब्लम भी आ सकते हैं क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल में भी डिविजिबल बाय, प्रैक्टिकल वर्क में डिविजिबल बाय 5 एंड डिविजिबल बाय 11 वाले क्वेश्चंस आ रखे थे। यहाँ पे 10 वाले आज ही के आज हमारे जो ई सेक्शन है वहाँ पे हुए हैं। तो डिविजिबल बाय वाले प्रोग्राम में दिखा देता हूँ। तो डिविजिबल बाय भी काफ़ी छोटा सा ही प्रोग्राम है हमारा, इसमें आप इवन ऑड वाले प्रोग्राम से काफ़ी रिलेट करोगे। बेसिकली हमें वही चेक करना है कि कोई भी नंबर डिविजिबल तब होता है जब उससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचे, है ना। और रिमाइंडर कौन बताता है? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी हमारी इंक्लूड वाली लाइन आ गई। इंट मेन फंक्शन को हमने स्टार्ट कर दिया। देन यहाँ पे सिर्फ एक हमारा नम वेरिएबल यूज़ होगा जिसको हमने दे दी है इंट डेटा टाइप। प्रिंट कर देंगे कि एंटर अ नंबर, उस नंबर को स्टोर कर देंगे हम नंबर के अंदर जो भी आएगा। एंड इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से हमने बता दिया कि वो इंटीजर टाइप है। देन इफ जो भी वो नंबर है मॉड्यूलस जिस नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करनी है वो लिख दो। फॉर एग्जांपल यहाँ 10 है, आप यहाँ 5 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दो, यहाँ पे 11 लिख दो, मैटर नहीं करता है। जो भी नंबर लिखोगे उससे उस नंबर को डिवाइड करेगा एंड एक रिमाइंडर देगा। अगर वो रिमाइंडर इक्वल टू मीन्स चेकिंग कि वो 0 है कि नहीं। 0 है देन इट मीन्स इट्स डिविजिबल, जैसे कि हमने 2 से चेक करा था डिविजिबिलिटी। तो वो प्रिंट कर दे कि वो नंबर जो है इज डिविजिबल बाय 10। अब ये नंबर इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे आउटपुट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करा है और हमने बता दिया है कि यहाँ पे नम की वैल्यू को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो नम जो भी देगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा नंबर। लाइक अगर 11 लिखा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 इज डिविजिबल बाय 10। बेसिकली होता नहीं है, मतलब एग्जाम्पल दिया कि 10 इज डिविजिबल बाय 10 या फिर 100 इज डिविजिबल बाय 10। अदरवाइज 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 10 में आ जाएगा क्योंकि उसका रिमाइंडर एक 1 लेफ्ट हो जाएगा। देन रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम भी ईजी था, इसको भी आप इंपॉर्टेंट में मार्क कर सकते हो क्योंकि डिविजिबल बाय वाले आने के चांसेस भी हैं। नाउ हमारा प्रोग्राम 2 खत्म हो चुका है, 3 हो गया है, देन 4 हो गया है। नाउ हम करना है क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स नंबर यूजिंग वाइल लूप। वाइल लूप वाला जो प्रोग्राम है ये आप देख सकते हो पर्पल में भी है, आज भी आया था ये हमारे प्रैक्टिकल्स में, एंड ब्लू इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क में भी था, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। इसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है। इसमें भी वो पहली वाली लाइन आज, इसमें भी हमने हेडर फाइल लगा दी, मेन को स्टार्ट कर दिया। इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करे हैं, 4 वेरिएबल्स हमने यूज़ करे हैं। पहला है नम जो कि नंबर लेने के लिए यूज़ होगा। रिवर्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर हम रिवर्स नंबर जो हमारा आउटपुट आएगा उसको रिस्टोर करेंगे। एक सम वेरिएबल बनाया है एंड एक डिजिट वेरिएबल बनाया है। डिजिट को आप अच्छे से समझना है तो उस वाले पार्ट में अगर समझ लिया तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एक बार समझा चुका हूँ। प्रिंट कर देगा एंटर अ नंबर, बेसिकली एक नंबर के लिए आस्क कर रहा है, उसको स्टोर कर देगा नंबर के अंदर। तो नंबर के अंदर हमारा एक यूज़र एक नंबर प्रोवाइड करा देगा, फॉर एग्जाम्पल 1624, ठीक है। जब तक नंबर 0 नहीं होता है, मतलब 1624 0 नहीं होता है, ये वाला अंदर का ब्लॉक चलते जाएगा। डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेगा लास्ट डिजिट जो कि है 4, रिवर्स के अंदर जाएगा, देन रिवर्स इक्वल टू, देन सेकेंड लाइन में है रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट। देखो अब बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ पे अब आपके यहाँ पे यूज होगी बचपन में जो आपने एक्सपेंड करने सीखा था ना, 1624 को एक्सपेंड कैसे करोगे आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, इस तरीके से एक्सपेंड करोगे। वो 1000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 4 इस टाइप से एक्सपेंड करोगे ना। तो यही लॉजिक यहाँ पे भी हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले में हम ले लेंगे सिंपल 4, अगले वाले टाइम में हम 4 को 40 बना देंगे, देन उसमें 2 ऐड कर देंगे, इसके बाद ये 42 बन जाएगा। तो 42 के आगे एक और 0 लगेगा, हम 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा इसमें 6, देन ये 4 2 6 एक 0 लग जाएगा, प्लस हो जाएगा इसमें 1। तो एट द एंड 4 2 6 1 हमें मिल रहा हो जो कि इसका रिवर्स है। आपको समझ आ रही है ना। प्लेस वैल्यू हम 10 10 बढ़ाते जाएंगे ताकि एक एक डिजिट प्लस होते जाए एंड प्लेस वैल्यू, एंड इस लॉजिक से हमको एट द एंड रिवर्स नंबर मिल जाता है।
वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, हमने एक डिजिट लिया, उसको 10 से मल्टीप्लाई, और पहले से हमने रिवर्स को 0 वैल्यू दे रखी है, तो पहले रिवर्स 10 से मल्टीप्लाई होकर 0 का 0 ही रह जाएगा, उसमें सिर्फ डिजिट ऐड हो जाएगी, तो वहाँ पे 4 आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया मैंने। देन हमें सम भी लेना था क्या, सम वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज मैंने ले रखा है। अगर आपको सम भी निकालने को दे दिया बाई चांस, तो इसको यूज़ कर सकते हो। सम क्या करेगा, जो डिजिट हमें जस्ट रिसीव हुआ है उसको सम के अंदर ऐड कर देगा। लाइक सम पहले से हमारे पास 0 है, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट हो रहा है ये, ठीक है। सम अपने आप में ही एक इंक्रीमेंट करते जाएगा वैल्यूज़, तो सम में 4 चले जाएगा पहले। देन ये वाली लाइन जो कि मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने आप को ही 10 से डिवाइड करके अपने आप में ही डाल देगा वैल्यू, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। तो ये क्या करेगा, 1624 में को 10 से डिवाइड करेगा, तो 162.4 आंसर जो आएगा, 0.4 को कैंसिल करें, 162 बचेगा। अगली इटीरेशन में हमारे पास सिर्फ 162 है, तो इसमें डिजिट एक्सट्रैक्ट होने के बाद सिर्फ 2 आएगा, ठीक है, परसेंटेज 10 की वजह से। देन उस 2 को हम इसमें ऐड करेंगे, बट उससे पहले जो हमने 4 लिया था वो 40 बन जाएगा एंड उसमें 2 ऐड हो जाएगा। एंड सम के अंदर पहले से 4 था, उसके अंदर एक 2 भी ऐड हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा। देन लास्ट वाली लाइन 2 को भी रिमूव कर देगी। अब हमारे पास बचेगा 16, जिसमें 6 आएगा, डिजिट हमको देगा 6, जो कि यहाँ जाने के बाद 42 जो रिसीव हुआ था उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसमें 6 ऐड कर देगी, 420 में 6 ऐड कर देगी, 426 हो जाएगा हमारे पास। देन इसमें भी हमारे पास 6 ऐड हो जाएगा। देन हमारे पास सिर्फ बचेगा 1, जो कि लास्ट वैल्यू जाएगी, यहाँ पे चेक करेगी कि वो 0 हुआ है कि नहीं, पर 0 तो नहीं हुआ है। ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर ये बताता है कि जो 1 है इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये सही बात है, सही बात है। तो फिर से एग्जीक्यूट होगा, डिजिट जो है 1 को रिमाइंडर निकालेगा जब, तो 1 ही रिमाइंडर आ जाएगा। अब 6 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 डिजिट। अब 426 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा प्लस 1 होगा, तो 4261 हमारे पास आउटपुट स्टोर हो जाएगा रिवर्स के अंदर। देन सम के अंदर भी एक 1 ऐड हो जाएगा। तो एट लास्ट इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 11 आ जाएगा, आई थिंक 4 2 6 6 6 12 और 13 आएगा। यहाँ पे आने के बाद 1 जब 10 से डिवाइड होगा तो 0.1 वैल्यू आएगी, तो इंटीजर वैल्यू हमारे पास कोई नहीं बची है, ये 0 हो जाएगा। एंड जैसे ही ये चीज़ 0 होगी, वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी एंड हमारी जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। देन प्रिंट में जाएगा रिवर्स नंबर इक्वल टू रिवर्स, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 4261 वो रिवर्स वेरिएबल के अंदर स्टोर है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ कॉल हो जाएगी। अगर सम को भी प्रिंट करना है तो सम ऑफ डिजिट इक्वल टू सम के अंदर हमारी सम स्टोर है जो कि है 30, देन रिटर्न लास्ट में 0। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। ये भी काफ़ी छोटा सा प्रोग्राम है, तो इसके लिए भी हमने हेडर फाइल इंक्लूड करी है, मेन फंक्शन को स्टार्ट कर दिया है, सिर्फ एक नंबर लिया है जिसका डेटा टाइप है इंट, एक नंबर की डिमांड की है, यूज़र के सामने आउटपुट आएगा एंटर अ नंबर, स्कैन एफ स्कैन करके इनपुट ले लेगा कीबोर्ड से, जो कि होने वाला है हमारा इंटीजर टाइप। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। देन प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर जो स्क्वायर वाला प्रोसेस है उसको डायरेक्टली स्टोर कर लिया है यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ %d जो कि यहाँ पे मिलेगा, देन एक और %d जो कि अगले कॉमा के पास है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे 4 दिया, तो पहले तो उसको 4 को यहाँ पे डालेगा वो, जहाँ पहला %d है, स्क्वायर ऑफ 4 इज %d, अब यहाँ पे जाएगा नम मल्टीप्लाई बाय नम, 4 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 16। तो डायरेक्टली ऐसा लिखा आएगा स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर पहले ही आप यहाँ पे एक स्क्वायर वेरिएबल बना दो, अगर आप चाहते हो स्क्वायर वेरिएबल इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए आपको क्रॉस यूज़ नहीं करना है, इसके लिए एस्ट्रिक साइन होता है। बेसिकली ये 8 के ऊपर बन रहा है, शिफ्ट 8 दबाओगे तो एस्ट्रिक प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो नम एस्ट्रिक नम, इससे क्या होगा, स्क्वायर के अंदर उस नंबर की स्क्वायर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और आप डायरेक्टली यहाँ पे नम मल्टीप्लाई नम की जगह स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हो, बट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं।
ठीक है। देन रिटर्न 0, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन होता है। नाउ हमारा रिवर्स कंप्लीट हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। एडिशनल सजेस्टेड क्वेश्चन से ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिकल के अलावा जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क में भी इंक्लूडेड थे। 7th क्वेश्चन करते, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले समझते हैं फैक्टोरियल होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बोला 4, तो 4 फैक्टोरियल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। 4 फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4, देन 3, देन 2, देन 1, ऐसे करके मल्टीप्लाई होता है जब तक वो 1 ना हो जाए। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली ये वाला काम करने वाले हैं, 1 to 4 जाएंगे, क्योंकि फॉर लूप में काफ़ी ईजी हो जाता है ये वाला काम करना। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इंक्लूड एसएच फाइल की है हमने, इंट मेन वाली चीज़ ऑन कर दी है, एक नंबर को वेरिएबल बनाया, एक नम वेरिएबल ले लिया है इन टाइप का, एक आई वेरिएबल ले लिया है इन टाइप का, एंड एक फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू पहले से ही 1 है, ठीक है, पहले से ही 1 रखी है हमने इसकी वैल्यू, इसको भी इन टाइप का। यहाँ पे शुरू होता है, यूज़र से एक नंबर आस्क किया गया है, स्कैन एफ उस नंबर को स्टोर कर देगा वो नम के अंदर। तो नम के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 दिया है तो नम इक्वल टू 4 है अभी, ठीक है, 4 स्टोर है नम के अंदर। नाउ फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस टाइप का होता है। फॉर लूप 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ब्रैकेट्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं हमारे, सेमी कॉलन से डिवाइडेड होते हैं। ये वाला पार्ट बताता है इनिशियलाइजेशन, मतलब हम उस वेरिएबल को शुरू कहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट बताता है कि किस कंडीशन तक ये चीज़ जाने वाली है, मतलब 1 से शुरू होगी इनिशियलाइजेशन फॉर एग्जांपल, और जाएगी कब तक, जब तक वो 4 ना हो जाए, क्योंकि 4 तक हमें मल्टीप्लाई करना है। एंड 4 तक जाने का प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या वो ऐसे जंप करेगा 1 देन 2 देन 4, 1 देन 3 देन 5, मतलब 2 का गैप होगा, या फिर 1 2 3 4 1 1 का गैप होगा। तो ये बेसिकली बताता है गैप कितना होना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस कितना होगा कम कितना होगा हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने बता दिया है कि आई की वैल्यू पहले रहनी चाहिए 1। ये तब तक चलना चाहिए जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नंबर है, जो कि हमारे केस में है 4। जब तक ये आई की वैल्यू 4 से छोटी या फिर 4 के बराबर रहेगी, ये लूप चलते रहेगी। एंड प्लस प्लस आई, बट यहाँ पे प्लस प्लस पहले लगने की वजह से पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, देन वो हमारे कोड के ब्लॉक में एंटर करेगी। अदरवाइज अगर आई प्लस प्लस लिखा हो तो वो कोड में एंटर करने के बाद उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अभी क्या होगा, अभी के सिनेरियो में क्या होने वाला है, फैक्टोरियल क्या लिखा है हमारा, फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल क्या लिखा है, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल, मतलब अपने आप में ही अपने आप की वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई करके डालेगा। पहले से फैक्टोरियल है 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन वो जब 2 बन जाएगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, जब वो 2 3 या 6 बन जाएगा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देन वो चीज़ 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन वो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो। ये चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए जब हम प्रीफिक्स करेंगे, मतलब पहले ही इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये होगा, पर अगर हम पोस्ट फिक्स भी करें आई प्लस प्लस तब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो पहले कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देगा, देन उसी 1 को 2 से करेगा, देन वही चीज़ कंटिन्यू होने लगेगी, ठीक है। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, प्लस प्लस आई लिखो या फिर आई प्लस प्लस लिखो, नो इशू। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई, ताकि पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अब फैक्टोरियल की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, तो अब यहाँ पे 2 स्टैंड करेगा जो कि मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब ये 2 3 या 6 हो चुका है, तो फैक्टोरियल के अंदर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 की वैल्यू एंटर करेगी फैक्टोरियल में, फैक्ट वेरिएबल में, ठीक है, असाइन हो जाएगी। देन हम प्रिंट कर सकते हैं जो वैल्यू स्टोर की है, फैक्टोरियल ऑफ दिस इज दिस, ये क्या है, फैक्टोरियल ऑफ नंबर। देन ये वाला जाएगा सेकंड वाले पे, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज, दूसरा वाला वेरिएबल क्या है, फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। देन रिटर्न 0। नाउ हमारा 8th प्रोग्राम देख लेते हैं। 7th प्रोग्राम भी हमारा हो गया कंप्लीट। 8th प्रोग्राम है हमारा प्राइम और नॉट। ये प्राइम शायद से अभी हमने करा भी था, नहीं प्राइम नहीं करा था, हमने इवन करा था।
प्राइम वाला थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी उतना हार्ड नहीं है। यहाँ पे इंक्लूड stdio.h हेडर वाली फाइल है, देन इंट मेन यूज़ हो गया है। यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल यूज़ करे हैं, num I is प्राइम, ठीक है। अभी इनका यूज़ आप अंदर देख लेना, और इस प्राइम को हमने पहले से ही 1 बता रखा है। और ट्रू फॉल्स की बात भी बता दूँ, बाइनरी में हमारी जो बात होती है बूलियन वैल्यू में, अगर कोई चीज़ बताई जा रही है कि ट्रू है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स है तो उसे 0 से। आपने देखा होगा जो ये स्विच होता है हमारा, जो आप अगर DIY गैजेट्स वगैरह बनाते हो तो उसमें भी ऐसे बना रहता है, ऐसे। तो जो 1 होता है वो ऑन का बटन होता है एंड 0 मतलब ऑफ होता है, ठीक है। तो हमने एंटर तो हमने प्रिंट एफ करा दिया कि एक वैल्यू एंटर कर दो, उसको स्कैनएफ में स्टोर करा दिया जो कि है नम। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इस प्राइम का यूज़ करके बताएंगे कि कोई चीज़ प्राइम है या फिर नहीं है। अगर इस प्राइम में हमने वैल्यू डाल दी 0 मतलब वो प्राइम नहीं है, अगर इस प्राइम की वैल्यू हमने डाल दी 1 तो मतलब वो प्राइम है। तो हम इस प्राइम का यूज़ करके ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर 2 से छोटा है तो वो प्राइम पहली बात तो है ही नहीं, ठीक है। तो इफ़ नंबर इज़ लेस देन 2 इज़ प्राइम इक्वल टू 0, ठीक है। हम 0 को बाद में डिफाइन करते रहेंगे कि अगर वो 0 है तो क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। बाकी हमने इस प्राइम इक्वल टू 0 कर दिया। नाउ प्राइम नंबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 12 हमें गिवन है तो 1 से लेकर 12 तक सारे नंबर से जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि सिर्फ 1 और 12, फॉर एग्जाम्पल 12 की जगह मैं 13 लूँ तो यहाँ पे हम पाएंगे कि 1 और 13 के अलावा यहाँ पे कोई नंबर अवेलेबल नहीं है जो कि 13 को डिवाइड कर सके। दैट मीन्स ये प्राइम है, ट्रू, ठीक है। बट जब हम 12 लेंगे अगर, तो जब हम यहाँ चेक करने आएंगे तो 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, देन 5 नहीं करेगा, 6 डिवाइड करेगा, इतने सारे डिवीजन हो रहे हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा ऑन द वे टिल दैट नंबर। तो इसके लिए जब हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट तक, तो हम लूप यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप में इनिशियलाइज कर दिया हमने 2 से, क्योंकि सबसे पहले तो 2 से हम चेक करेंगे। 2 से ज़्यादातर नंबर डिवाइड हो जाते हैं, अगर 2 से ही डिवाइड हो गया तो फिर बचा ही क्या। तो इसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 2 से, एंड ये जाएगा कि अगर 12 का आधा 6 है तो 6 2 या 12 हो जाने वाला है। तो हम यहाँ पे नंबर के अंदर डिविजिबल बाय 2 भी लिख सकते हैं कि अगर 42 चेक करना है तो वो जाए 2 से लेकर 21 तक। इसके आगे चांस ही नहीं, क्योंकि 22 2 जा करते ही 44 हो जाएगा। अंडरस्टैंड कि आई जो है वो बदलते जाएगा, आई पहले बनेगा 2 देन 3 देन 4 ऐसे सो ऑन टिल, फॉर एग्जाम्पल हमने 12 लिया है तो ये जाएगा हमारा 6 तक। 6 तक जाएगा तो हमें इक्वल टू साइन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली अभी तक मैं जो लॉजिक बता रहा था आपको वो टिल एक नंबर पहले तक जा रहा था। बड़ी ज़्यादा स्मार्ट वे है कि हम उसके हाफ पे ही रुक जाएं, ज़्यादा इटीरेशन यूज़ ना हो और प्रोग्रामिंग थोड़ी फास्ट हो जाए। तो इफ़ वो नंबर, तो जो ये आई है वो 2 से लेकर हमारा 6 तक जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा 33 नंबर है तो आई जो है हमारा 2 से लेकर 33 का हाफ क्या होता है, 32 15 16 होता है। तो ये जाएगा हमारा टिल 16 तक, ठीक है, क्योंकि 17 तो 34 तक पहुंच जाएगा। तो 16 इसका हाफ आ जाएगा हमारे पास इंटीजर वैल्यू में, 16 तक चेकिंग होगी एंड उसके बाद नहीं होगी। तो इस तरीके से आई की वैल्यू बदलती जाएगी। तो इफ़ जो आई है जो कि वैल्यू बदल रही है, डिविजिबिलिटी चेक करने का ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है, कोई भी नंबर परसेंटेज चेक करने वाला नंबर ये रिमाइंडर दे देगा, अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है देन इट इज़ डिविजिबल बाय इट। एंड अगर कोई भी नंबर 2 से लेकर उस नंबर के बीच में किसी रेंज से नंबर से डिवाइड हो जाता है देन वो एक प्राइम नंबर नहीं है। दैट्स वाई इस प्राइम इक्वल टू हम 0 कर देंगे एंड ब्रेक कर देंगे, क्योंकि जैसे ही किसी भी नंबर से अगर वो डिवाइड हो गया देन हमें और चेक करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक नंबर से डिवाइड होना ही हमें प्रूफ दे देगा कि इट्स नॉट अ प्राइम। इस सब को हम क्लोज करने के बाद ब्रेक होते ही ये वाले फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ हम सिंपली चेक करेंगे इफ़ इज़ प्राइम। सिंपली अब हम आ जाएंगे इफ़ ब्लॉक में। अब इफ़ कैसे वर्क करता है, इफ़ के अंदर वाली चीज़ अगर ट्रू होती है तो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स वाली चीज़ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है। तो इफ़ इज़ प्राइम तब एग्जीक्यूट होगा जब इस प्राइम की वैल्यू 1 होगी। अब हमने पहले से ही इस प्राइम की वैल्यू 1 दे रखी है तो वो ऑलवेज प्राइम ही बताएगा।
और ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पे लगा रखी हैं जो बताएंगी कि वो प्राइम नंबर कैसे नहीं है। अगर ये इसने नहीं बताया कि वो प्राइम नंबर नहीं है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली इस प्राइम की वैल्यू 1 रहने वाली है। तो अगर ये प्राइम है तो ये प्रिंट कर देगा परसेंटेज डी इज अ प्राइम नंबर, मतलब जो नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। एल्स वो 0 अगर कर दिया, इस वाले ब्लॉक ने, फॉर लूप ने अगर उसे 0 कर दिया, या फिर वो 2 से छोटा है तब भी वो 0 हो गया। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई देन दैट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड रिटर्न 0, प्रोग्राम कंप्लीट। स्वैप 2 नंबर विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो हमें थर्ड वेरिएबल का बिना यूज़ करे नंबर्स को स्वैप करना है। तो ये भी काफ़ी इजी प्रोग्राम होता है। इसमें इंक्लूड stdio, देन इंट मेन, ए और बी 2 वेरिएबल हमने ले लिए हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल डालने के लिए हम यूज़र को आस्क करेंगे, देन उन 2 वेरिएबल को फॉर्मेटेड इनपुट के थ्रू इनपुट करेंगे। इसमें हमने परसेंटेज डी एक गैप में लिखा है, कॉमा के बाद बता दिया है कि पहला वाला परसेंटेज डी है वो इस ए में स्टोर करना, देन दूसरा वाला बी में स्टोर करना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ए में हमने 5 डाल दिया है, बी में डाल दिया है 6, ठीक है। प्रिंट एफ बिफोर स्वैप, स्वैप करने से पहले एक बार उसकी झलक दिखा दी जाएगी, मतलब स्वैप करने से पहले कैसे दिखते हैं। ए इक्वल टू परसेंटेज डी, बी इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ज़रूरी है एस्केप कैरेक्टर का यूज़ करना या न्यू लाइन कैरेक्टर का, ताकि बाकी चीज़ें नई लाइन में प्रिंट हो, एक ही लाइन पे घुचड़ पुचड़ सा हो जाएगा एक ही लाइन पे, वरना ऐसे 5 6 6 5 स्वैप करने के बाद। तो हमें नई लाइन में चाहिए 5 6 के बाद 6 5 यहाँ चाहिए, इसलिए न्यू लाइन में एंट्री करनी है, यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू परसेंटेज डी मतलब ए की वैल्यू, देन बी इक्वल टू परसेंटेज डी, यहाँ पे बी की वैल्यू, मतलब बिफोर स्वैप ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 6, ऐसे ये ग्रैब कर लेगा, कॉल कर लेगा वैल्यू को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसको हम कैसे करते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस बी। इसको मैं कलर से समझाता हूँ। ए को हम मान लेते हैं रेड कलर, ठीक है, ये है हमारा बी, ठीक है। तो ए के अंदर हमने डाल दिया रेड एंड ब्लू बोथ, ठीक है, लॉजिक समझा रहा हूँ। तो b इक्वल टू, अब b इक्वल टू a माइनस बी हमने कर दिया है। पहले a सिर्फ रेड था, b सिर्फ ब्लू था, अब a के अंदर ब्लू और रेड दोनों है। तो जब b के अंदर हम a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी, इसका मतलब है कि पहले तो रेड एंड ब्लू a के अंदर पहले से ही है, यू नो, a माइनस बी करते हैं, b तो हमारा ब्लू है, इसमें से हम b माइनस करते हैं, ब्लू वाला पार्ट कट जाएगा एंड b के पास सिर्फ रेड वाली वैल्यू बचेगी। एंड a की वैल्यू आप ध्यान रखना अभी भी रेड एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में है। हमने सिर्फ b को b में मैनिपुलेट करके a की वैल्यू डाली है। a हमारा ब्लू रेड था तो उसमें से सिर्फ a हमारा a b दोनों था, उसमें से सिर्फ b वाला पार्ट हटा के a डाल दिया है एंड a अभी भी रेड एंड ब्लू मतलब a और b दोनों है। तो a के अंदर हम क्या करेंगे, a में से ही a को माइनस कर देंगे। अब a कहाँ पे अवेलेबल है, a हमारा अवेलेबल है b के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो a हमारा रेड था एट द स्टार्ट, अब b के अंदर तो हमारे पास रेड वाला पार्ट बचा क्योंकि ब्लू वाले तो कैंसिल आउट हो चुके हैं एक दूसरे से। तो a में से अब जब b माइनस होगा, पहले a b में से b माइनस हुआ था तो a की वैल्यू b में चली गई, अब a b में से b माइनस हो रहा है बट b में अब a की वैल्यू है। तो ए बी में से जब a माइनस हुआ, यहाँ पे a माइनस बी लिखा है बट एट द एंड a प्लस बी माइनस ए ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये नथिंग बट ए बी माइनस बी लिखा हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज इसको आप रट भी सकते हो। ए इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा, इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए हो जाएगा विच विल इक्वल टू बी। तो ए में अब बी की वैल्यू चली गई, तो बी में हमारे पास ए की वैल्यू है एंड ए में हमारे पास बी की वैल्यू है। तो वैल्यू हमारी स्वैप हो चुकी है। और स्वैप होने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली आफ्टर स्वैप a इक्वल टू परसेंटेज डी, बी इक्वल टू परसेंटेज डी, a में a की वैल्यू जाएगी, b में b की वैल्यू जाएगी, बट अब ये स्वैप हो चुकी हैं, ठीक है। इसको थोड़ा आप ध्यान से देख सकते हो, इसको स्टार मार्क भी कर दिया मैंने, रिटर्न 0। इसको आप जो भी स्टार मार्क है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। नाउ प्राइम हो गया, देन स्वैप वैल्यू हो गया। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का हमें सम करने के लिए प्रोग्राम लिखना है। मीन्स अगर हमें 10 दे दिया है तो हमें 1 + 2 + 3 + ऐसे सो ऑन करते हुए 10 तक जाना पड़ेगा। अगर हमें 5 दे दिया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5,
ऐसा क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से शुरू होते हैं, राइट। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है कि n हमें बताएगा कहाँ तक करना है हमें 1 से लेकर, ओके। तो इसमें सेम लाइन, इसमें हमने एक n वेरिएबल लिया है, देन एक सम लिया है, देन ऑब्वियसली हमें अगर सम करना है तो एक सम वेरिएबल लिया है एंड एक i लिया है। i हमको फॉर लूप में यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ ले लिया। इसका डेटा टाइप अगर आप डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो तो फॉर लूप के अंदर भी आप इसे डिक्लेयर कर सकते हो, इंट i इक्वल टू 1 लाइक दिस भी लिख सकते हो, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, ओके। देन एक वैल्यू आस्क करी हमने यूज़र से, उसको स्टोर करा n में। इस बार हमने n लिया है नम की जगह, आप नम भी ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यहाँ पे नम में ले लिया है, ठीक है। फॉर लूप के अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, मतलब ये लूप जो है 1 से शुरू होगी, जाएगी कब तक? जब तक n नहीं आ जाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं, तो जब तक 5 नहीं आ जाता है ये लूप चलते जाएगी, और उसके दौरान जो हमें करना है, लूप चलते टाइम हमें उसके दौरान जो करना है वो इसके अंदर ब्लॉक के अंदर लिख दिया, बाकी ये इंक्रीमेंट होते जाए। यहाँ पे आप i++ ही यूज़ करो, ठीक है। मैं बेसिकली i++ यूज़ करता हूँ, इसलिए ज़्यादा इजी होगा मुझे आपको समझाना, और आप भी i++ का ही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डेवलप करो, वो ज़्यादा इजी होता है समझना। तो ये क्या करेगा, पहले 1 आएगा, उसको चेक करेगा कि वो 5 से छोटा है या फिर बराबर है, देन उसको नीचे प्रोवाइड करा देगा। तो सम क्या हो जाएगा, सम पहले से जो हमारा 0 है, सम इक्वल टू सम प्लस हो जाएगा हमारा 1। फिर इसी तरीके से जब सम पहले से ही 1 हो चुका है तो 1 के अंदर ऐड होगा 2, तो सम जब अब 3 हो जाएगा, सम ये चीज़ जब असाइन हो जाएगी सम को, तो अब सम हो जाएगा 3, तो 3 में ऐड हो जाएगा हमारा, देखो ये ऐड हो रहा है, ये हमारा बेसिकली i है। i क्या होगा, पहले होगा 1 2 3 4 एंड 5 तक जाएगा, तो पहले 1 ऐड होगा, देन 1 में ही 2 ऐड होगा, 1 2 बन जाएंगे 3, इसमें अब 3 ऐड होगा, ये 6 बन जाएंगे, इसमें 4 ऐड होगा, ये 10 बन जाएंगे, इसमें 5 ऐड होगा, एंड एट दी एंड हमारे पास सम के अंदर 15 वैल्यू स्टोर हो रही होगी, राइट। जैसे ही ये 5 हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा 6 लेके, क्योंकि हम तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं लगातार, i++ कर दे रहे हैं, है ना। तो जैसे ही ये चीज़ 6 हो जाएगी, i जो है 6 हो जाएगा, ये यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं करेगा, फ्लो कंट्रोल वाला जो पार्ट है, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी कि ये तो 5 के बराबर नहीं है, ये 5 से बड़ा है, ये टर्मिनेट हो जाएगी लूप, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट %d नेचुरल नंबर्स इज %d। %d मतलब 5n नेचुरल, अगर आपने 5 वैल्यू दी है मतलब 5 नेचुरल नंबर्स इज सम, ठीक है, क्योंकि कॉमा के बाद हमने सम प्रोवाइड करा रखा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, देन रिटर्न 0। ये प्रोग्राम इज कंप्लीट। नाउ फिबोनाची सीरीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, इसको गोल्डन रेशियो से भी रिलेट किया जाता है। ज़्यादा मैं इसको समझाऊंगा नहीं, बस आप इसका फॉर्मेट समझ लो एंड देन यू आर गुड टू गो। इसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है, ये हमेशा अपने पहले 2 नंबर का सम होता है, अगला डिजिट। तो पहला डिजिट इसका 1 होता है, और आपको पता है कि सबसे पहला डिजिट होता है 0। तो अगला डिजिट डिफाइन होता है ऐसे, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा ना, 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 1 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, एंड 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 और 5 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 13 और 8 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा, एंड सो ऑन, ओके। इसमें भी सेम चीज़ है। देन एक n ले लिया है, t1 ले लिया है, t2 ले लिया है, एंड नेक्स्ट टर्म ले लिया है। इन सब को हमने इंट डेटा टाइप प्रोवाइड कराया है। इंट का आई कैपिटल नहीं होता है, सॉरी। तो सबसे पहले यूज़र से पूछ रहे हैं कि कितने टर्म्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए इस 8 वाले पार्ट तक, तो ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 टर्म्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 और 1 को लेके चलते हैं, क्योंकि इसको हम प्रोग्रामिंग करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो बेसिकली हमें पहले के 2 नंबर लेने पड़ते हैं, t1 एंड t2, या फिर आप नंबर 1 n1 n2 भी ले सकते हो। तो पहले 0 और 1 डिक्लेयर कर दिए एंड उनको प्रिंट भी कर दिया, तो बेसिकली वहाँ पे स्क्रीन पे 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे हमने न्यू लाइन कैरेक्टर ये यूज़ नहीं करा है, इसलिए अगला आउटपुट भी इन्हीं के आगे प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो हमारी सीरीज एकदम लाइन में दिखेगी। देन हमने उन टर्म्स के बाद एक लूप का यूज़ कर लिया है, यहाँ पे हमने t1 और t2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से। नाउ फॉर लूप का यूज़ करके एंड इसमें इनिशियलाइज करेंगे हम 3 से, क्योंकि हम 2 टर्म्स पहले ही प्रिंट कर चुके हैं इस जगह पर, ठीक है। 3 से शुरू करेंगे और ख़त्म करना है n तक, ताकि हमारी सिमेट्री जो है या फिर बैलेंस जो है हमारा बना रहे। 3 से शुरू हो,
एंड जितनी टर्म्स प्रिंट करनी थी, मतलब 7 टर्म्स प्रिंट करनी थी, तो अब 5 टर्म्स और बाकी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, तो थर्ड टर्म के लिए क्या होगा, नेक्स्ट टर्म इक्वल टू पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, ठीक है, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म होगी एंड वो टर्म प्रिंट कर देगा। तो अब क्या होगा, 0 + 1 1 होता है, तो एक 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, 0 1 पहले से ही है, एक 1 प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही 1 प्रिंट होगा, T1 को बना देंगे T2 एंड T2 को बना देंगे नेक्स्ट टर्म। मतलब जो ये हमारा T1 था, एक सेकेंड, ये था हमारा T2, तो अब T1 बना देंगे इसको और इसको बना देंगे T2। तो T1 में क्या करा हमने, सिंपली T2 की वैल्यू पुट कर दी, सिंपल, ये T1 की वैल्यू ये हो गई। बट ये वाली चीज़ क्या थी, हमारी नेक्स्ट टर्म की वैल्यू थी, तो T2 के अंदर हमें नेक्स्ट टर्म की वैल्यू डालनी पड़ी। तो ऐसा करने के बाद हमारे नंबर एक स्टेप आगे चले जाएंगे। इसके बाद सेम प्रोसेस होते जाएगा एंड इसके बाद T1 T2 फिर प्लस होंगे, देन 2 आएगा, लेकिन अब इस बार T1 ये बन जाएगा, T2 ये बन जाएगा, देन ये 3 हो जाएगा एंड इस तरीके से हमारा टिल 8 प्रिंट हो जाएगा। नाउ जैसे ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ये एक यहाँ पे एंड लाइन दे रखी है, बट इसको आप प्रिंट नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यहाँ पे न्यू लाइन दे रखी है, अगर आप इसको प्रिंट नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एंड रिटर्न 0। अगर आप प्रिंट कर दोगे तो ये चीज़ हमारी ऐसे पाइल अप होने लगेगी, 5 8 लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा काफ़ी इजी है, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स हमें फाइंड करना है। ओके, इसको भी करते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ 3 में हमें क्या करना है, सेम लाइंस A B और C, क्योंकि हमें इन तीनों के अंदर ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। तो A B और C हमने वेरिएबल ले लिया है, तीनों को हमने बता दिया है कि ये तीनों क्या है, इंट है, इनका डेटा टाइप क्या है, इंट है। नंबर्स हमने आस्क कर लिए यूज़र से, जैसे ही यूज़र हमको नंबर्स प्रोवाइड कराएगा, एंड ऑपरेटर के थ्रू पहले नंबर को A में, दूसरे नंबर को B में, तीसरे नंबर को C में कॉमा से सेपरेट करके स्टोर कर देंगे। तो A को फॉर एग्जांपल हम 2 ले लेते हैं, B को हम ले लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए 3 ले लेते हैं, एंड C को हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, और क्या। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू C। अब ये है लॉजिकल एंड, जो 2 एंड वाला साइन दिख रहे हैं, ये है लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड क्या करता है कि ये सेटिस्फाई दोनों को करेगा, मतलब ये वाली चीज़ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड ये वाली सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने बोला है आई वॉन्ट फूड एंड वाटर, तो मतलब मेरे को दोनों ही चाहिए, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ कि मेरे को टी या कॉफ़ी चाहिए, दोनों में से एक, बट मैं बता रहा हूँ कि मेरे को दोनों ही चाहिए, मेरे को आइसक्रीम भी चाहिए, मेरे को कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। लाइक दैट, ए अगर बी से भी बड़ा है एंड ए अगर सी से भी बड़ा है, मतलब ए सबसे बड़ा है, देन एल्स इफ, मतलब सिंपल इंग्लिश है, इफ अगर ऐसा है तो ए ग्रेटेस्ट है, एल्स इफ बी ए से भी बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो बी ग्रेटर है। फिर हमारे पास एक ही चीज़ बची, ए ग्रेटर हो गया या फिर बी ग्रेटर, और दोनों ही नहीं हुए तो सिंपल सी बात है, कोई आपको लॉजिक नहीं लगाना है, डायरेक्टली सी ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि जब ए ही बड़ा नहीं है बी और सी से, बी बड़ा नहीं है ए और सी से, तो सी डायरेक्टली हमारा ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, रिटर्न 0, खत्म। नाउ ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको मैम ने दिया था हमको प्रैक्टिकल वर्क में। नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ये चेक करना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 को चेक करने के लिए सेम वो लाइन्स यूज़ करनी है। एक नम वेरिएबल ले लिया है, इसको आप नम में भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है फ्लोट में, बट यहाँ पे आप फ्लोट ले लोगे या नम ले लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। यूज़र से आस्क कर लिया आपने नंबर, जिसको हमने नंबर में स्टोर कर लिया, नम में स्टोर कर लिया। देन अगर नंबर 0 से बड़ा है देन इट्स पॉजिटिव। नंबर अगर एल्स इफ, मतलब समझ रहे हो ना, इफ दिस नंबर इज पॉजिटिव, एल्स इफ अगर वो छोटा है 0 से देन नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, डायरेक्टली देन वो 0 है, रिटर्न टाइप 0। काफ़ी इजी प्रोग्राम था। नाउ फाइनली हमने जो मेन क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, ये टोटली हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक कवर किया है ना, तो अपने आपको एक बार शाबाशी देना, आपने काफ़ी पार्ट कवर कर लिया है। नाउ हम सीरीज़ वाले पार्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि अगर इतना पार्ट भी अगर आपने कवर कर लिया तो
लॉजिक आपका बिल्ड हो जाएगा। बाकी हम सीरीज़ इसलिए देखते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सीरीज़ में इन्हीं चीज़ों का काफ़ी हायर ऑर्डर पे थिंक हमें करना पड़ता है। ठीक है, मतलब हॉट क्वेश्चंस एक तरह से मान सकते हो, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। तो फैक्टोरियल हमने कर लिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फैक्टोरियल करा दिया है। 7th क्वेश्चन हमारा फैक्टोरियल पे था। हमारा बचा पैलिंड्रोम, फिबोनाची, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पैलिंड्रोम हम सबसे पहले कर रहे हैं। पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे कि ABC है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि CBA जो है इसके बराबर नहीं है। बट ऐसे ही अगर 1 2 2 1 है, 1 2 2 1 है, तो इसका रिवर्स जो है वो भी 1 2 2 1 हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज अगर कोई इंग्लिश वर्ड है रीपर, तो इसका भी रीपर ही हमारा अपोजिट वर्ड होने वाला है, तो इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसके लिए हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, नम, रिवर्स नम, ये सब कुछ इंट होने वाला है हमारा, रिमाइंडर, ओरिजिनल नम। इन चारों को याद कर लोगे तो आपके लगभग सारे सीरीज वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। बेसिकली ओरिजिनल नम, रिमाइंडर, नम और रिवर्स नम का यूज़ करके आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे सीरीज़ वाले। जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, वो भी इससे हो जाएगा। कुछ वेरिएबल्स बदलेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही लगने वाला है। जितने भी सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें कॉन्सेप्ट लगभग सेम लगता है। तो हम आस्क करेंगे यूज़र से इनपुट के लिए एक नंबर आस्क करेंगे। नंबर फॉर एग्जांपल यूज़र ने दे दिया 1 2 1 या फिर 1 2 3 लेते हैं, ताकि हम समझ सकें कि प्रोसेस क्या चल रहा है। ओरिजिनल नंबर के अंदर हम इस नंबर की वैल्यू डाल देंगे। तो ओरिजिनल नंबर, पहले तो नंबर के पास ये वैल्यू थी ही, अब ओरिजिनल जो नम है उसके पास भी 1 2 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रिवर्स करेंगे अब हम उस नंबर को, क्योंकि हमें चेक क्या करना है 1 2 3 जो है 3 2 1 के बराबर है कि नहीं है, बट ये बराबर तो नहीं है। तो एट दी एंड आप एक प्रोग्राम के अंदर एक और प्रोग्राम सीख रहे हो। इस वाले पार्ट से आप सीख जाओगे नंबर को रिवर्स कैसे करना है। वो हमने थोड़ी देर पहले भी सीखा था, रिवर्सिंग द नंबर। सेम कोड ब्लॉक यहाँ पे यूज हुआ है। तो जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता है, हमें क्या करना है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, एक तरह से डिजिट ही तो है, हम उसका लास्ट डिजिट निकालते जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो 1 2 3 में से 3 निकल जाएगा। देन 3 को हम 0 मल्टीप्लाई बाय 10 में प्लस कर देंगे। देन 1 2 3 का 3 को कैंसिल आउट कर देंगे इस वाले इक्वेशन के थ्रू। रिमूव करने के बाद हमारे पास 12 बचेगा। देन उसमें से भी हम लास्ट डिजिट को मॉड्यूलस के थ्रू यूज़ करेंगे। फिर उसको हम इस 3 जो है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से एंड उसमें 2 ऐड कर देंगे। ये करने के बाद ये हो जाएगा 32। जो हमारा नंबर था 12, उसका हमने एक डिजिट यूज़ कर लिया। अब उस नंबर को 12 को भी हम 10 से डिवाइड करके 1.2 हो जाएगा। इसमें सिर्फ 1 बचेगा, तो हमारा 2 भी एक, मतलब लास्ट डिजिट को रिमूव करने का तरीका यही होता है बेसिकली। अब हमारे पास 1 आएगा, 1 का रिमाइंडर भी 1 बचेगा। तो 32 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 321, जो कि आपका 123 का रिवर्स है। ओके, जैसे ही 1 आएगा 1 डिवाइडेड बाय 10.0.1 आएगा, नंबर बन गया 0। जैसे ही 0 बनेगा यहाँ पे आएगा कि नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बट 0 के बराबर है, ये हो जाएगा टर्मिनेट। इसके बाद अगर ओरिजिनल नंबर आप समझ रहे हो ना, ओरिजिनल नंबर को हमने छेड़ा नहीं है, ओरिजिनल नंबर में हमने वैल्यू डाल दी ताकि हम बाद में चेक करने के लिए यूज़ करें, और जितना भी मैनिपुलेशन था वो हमने नंबर पे करा। ठीक है, क्योंकि नंबर तो अब 0 बना दिया हमने, तो ओरिजिनल नंबर के अंदर अभी भी नंबर की वैल्यू सेफली स्टोर्ड है। तो ओरिजिनल नंबर क्या इक्वल है, डबल इक्वल है रिवर्स नंबर के, और रिवर्स नंबर पे हमारे पास क्या आ गया 1 2 3 का 3 2 1 आ गया। तो ओरिजिनल नंबर के अंदर ये स्टोर है एंड रिवर्स के अंदर ये स्टोर है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। अगर नहीं है तो हमारा आ जाएगा द नंबर, जो कि ये है ओरिजिनल नंबर, पैलिंड्रोम नहीं है। अदरवाइज अगर आपने इसमें कुछ ऐसा इनपुट डाला 1 2 1, तो इसका रिवर्स भी आएगा 1 2 1 और ये हो जाएगा ट्रू, क्योंकि वो इक्वल टू है, दैट मीन्स इट्स पैलिंड्रोम। एंड इसके बाद आपका ये रिटर्न 0, प्रोग्राम खत्म। इजी। आप सिंटेक्स को ध्यान में रखना, और कहीं भी आपको अगर स्टक फील हो रहा है तो आप इसको दोबारा वीडियो देख सकते हो एंड डेफिनेटली आपको समझ आएगा। नाउ हमारा पैलिंड्रोम भी हो चुका है, फिबोनाची सीरीज ऐसे भी रिपीटेड है। नाउ आर्मस्ट्रॉन्ग को हम चेक करते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करने वाला प्रोग्राम बनाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करने के लिए भी सेम वही हेडर फाइल इंट में मेन ले लेना है।
नम ओरिजिनल नम रिमाइंडर n इक्वल टू 0, रिजल्ट इक्वल टू 0 एंड पावर। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इन सब को हमें इंट टाइप प्रोवाइड करा देना है। तो आगे बढ़ने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बेसिकली किसको कहते हैं। तो जैसे कि बहुत फेमस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है 153। 153 आर्मस्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि जब हम 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करते हैं ना, तो 153 ही रिटर्न आ जाता है। कैसे? 5 का क्यूब क्या होता है 125, 3 का क्यूब क्या होता है 27। ये दोनों मिक्स होके हो जाते हैं 152। यहाँ पे आएगा 1, इट्स 153। जब इन तीनों डिजिट का क्यूब हो जाए एंड सम भी हो जाए, ये अपने ही बराबर हो जाता है। दैट्स कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे शुरू होता है ये नंबर। पहले हमने आस्क करा यूज़र से, देन उसे नम में स्टोर कर लिया, ओरिजिनल नम में इसकी एक कॉपी बना ली ताकि बाद में कंपेयर कर सके कि 153 क्या 153 के पर डिजिट को जब क्यूब करके सम किया जाए उसके बराबर है। बाकी जितना भी मैनिपुलेशन है, अब चाहे आप नम में करिए या फिर ओरिजिनल नम पे, एक में तो स्टोर रहेगी, बाकी एक मैनिपुलेट होगा। तो हम यहाँ पे ओरिजिनल नंबर के ऊपर मैनिपुलेशन करके अचीव करेंगे। वन मोर थिंग कि अगर आपको 1624 को चेक करना है तो यहाँ पे आप हर नंबर का क्यूब नहीं करोगे, हर नंबर की पावर 4 पे रेस करनी पड़ेगी। 6 की पावर 4, 2 की पावर 4, 4 की पावर 4, देन उन्हें ऐड करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कितने हमारे पास डिजिट है। तो इस वजह से पहले हमें चेक करना पड़ेगा डिजिट हैं कितने हमारे पास। तो हम ओरिजिनल नंबर को लूप में यूज़ करके, वाइल लूप में यूज़ करके क्या करेंगे, जब तक वो 0 ना हो जाए उसका लास्ट वाला नंबर रिमूव करते रहेंगे और n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे कि 1624 एक वैल्यू गई, उसके बाद हमने क्या करा, n की वैल्यू 1 कर दी। दूसरी वैल्यू गई, n की वैल्यू 1 प्लस हो गई +1, एक और वैल्यू गई +1, एक और वैल्यू गई +1, जो कि हो जाएगा हमारा 4 एंड ये स्टोर हो जाएगा हमारे n के अंदर। नाउ n के अंदर स्टोर होने के बाद ये लूप हो जाएगी टर्मिनेट, क्योंकि हमारे डिजिट्स हो चुके हैं 0 और 0 होते ही टर्मिनेशन के बाद नेक्स्ट लाइन में जाएगा एंड ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नम को हम फिर से रिवाइव कर देंगे उसके अंदर नम को पुट करके, क्योंकि नम में तो अभी भी ओरिजिनल वैल्यू स्टोर थी, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू को तो हमने यहाँ पे अभी 0 बना दिया एंड उसको रिवाइव करके फिर से हम नंबर बना दें, क्योंकि हमें उसके ऊपर फिर से कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो वाइल लूप एक और ले ली हमने। ओरिजिनल नंबर जब तक 0 नहीं होगी हमें ये सब स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करना है। इसमें क्या है कि रिमाइंडर यूज़ किया गया। रिमाइंडर डिजिट की तरह ही है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं। लास्ट डिजिट हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अभी भी हम वही एग्जांपल लेते हुए चलेंगे 1624। इसमें से लास्ट डिजिट फॉर एग्जांपल 4 उठ के आ जाएगी आपके पास। 4 उठ के आते ही हमने डिक्लेयर कर दिया जो पावर है वो 1 है। पावर को हमने पहले ही बता दिया कि वो इंट है, इसलिए यहाँ पे बताना नहीं पड़ा, अदरवाइज हमें यहाँ पे एक छोटा सा इंट बताना पड़ता, उससे भी काम चल जाता। नाउ फॉर लूप हमने एक यूज़ करी है, क्योंकि जैसा कि 4 डिजिट है तो उसकी पावर 4 होनी चाहिए, मतलब हर एक डिजिट अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई होगा ऐसे, देन 6 भी अपने आप से 4 बार मल्टीप्लाई होगा लाइक दिस। तो इसीलिए हम हर एक डिजिट को एक लूप में डालेंगे जब तक वो अपने आप से मल्टीप्लाई होते रहे। तो इसमें हम शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे 0 यूज़ किया गया, अदरवाइज आप यहाँ 1 और यहाँ पे आप n के पहले इक्वल टू लगा सकते हो, ताकि पहले 1 देन 2 देन 3 देन 4 यहाँ तक जाए, क्योंकि n के अंदर हमारी 4 वैल्यू स्टोर है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था। ठीक है, इस तरीके से भी काम कर सकता है, अदरवाइज 0 1 2 3 से भी काम कर सकता है, अगर आप 0 से इनिशियलाइज करो और लेस देन n तक जाए। ठीक है, समझ गए ना। हमारी इसकी जो i की इटीरेशन होने वाली है 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम्स क्या होगा, इसके अंदर का जो ये कोड ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। अब ये क्या लिखा है, पावर इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय डिजिट। डिजिट ले लेते हैं, रिमाइंडर को कट ही कर दो आप, रिमाइंडर को डिजिट की तरह वो कर दो, वरना इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, या फिर रिमाइंडर ही लिख देता हूँ। रिमाइंडर लास्ट डिजिट है एक तरह से। ठीक है, पावर इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय लास्ट डिजिट। तो हमारे केस में जैसा कि आपको बताइए 4 बार एग्जीक्यूट होने वाली है, तो 4 मैंने डॉट्स बना दिए। पहले क्या होगा 1 जो कि पावर है, पावर क्योंकि पहले 1 है, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 होने के बाद ये तो पावर में स्टोर हो जाएगा एंड रिमाइंडर आपको पता है कि 4 ही रहने वाला है जब तक ये आपकी लूप वापस से रिटर्न आके उसको अपडेट नहीं कर देगी, तो 4 ही रहने वाला है रिमाइंडर। अब पावर हो चुकी है 4 मल्टीप्लाई होगा ये 4 से, अब देन पावर हो चुकी है 16 मल्टीप्लाई होगा 4 से,
नाउ पावर हो चुकी है 64 मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो 4 अपने आप से ही एक बार, दो बार, 3 बार, तो ये 3 बार हो रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है हमारे 1 से मल्टीप्लाई हुआ। बट इसको एक और बार हमें करना ही पड़ेगा क्यों, ताकि एक और बार मल्टीप्लिकेशन हो जाए 4 से, क्योंकि पहला मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ हुआ है, देन दिस, एक और आना कंपलसरी है, इसलिए यहाँ पे हम 0 यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे n। ओके, ये क्लियर कर लो आप कि पहले 0 एंड देन n तक जाएगा। डीबग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोग्राम करते हुए ना तो एक बार आज से साइड में ड्राई रन करके ज़रूर देखना। इसको ड्राई रन कहते हैं, जो मैं यहाँ पे मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। ऐसा करने के बाद आपका ये पावर जो भी रहेगा इसके अंदर उसका जितनी भी पावर रेस करनी थी वो वैल्यू पावर के अंदर स्टोर हो जाएगी। मतलब 1 की पावर अगर 1 का क्यूब करना था, 153 में 3 डिजिट है, तो अगर 1 का क्यूब करना है तो 1 का क्यूब पावर के अंदर स्टोर हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 पावर के अंदर स्टोर हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 पावर के अंदर स्टोर हो जाएगा। नाउ जो रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट ले लो या फिर इसको सम ले लो, क्योंकि हमें एट द एंड सम करना है ना। जितने भी क्यूब्स हैं, जितने भी पावर रेज हो रही है, उन सबका सम करना है। तो रिजल्ट में क्या करेंगे, हम पावर को ऐड कर देंगे। रिजल्ट एक तरह से क्या लिखा है, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस पावर। ठीक है, ये तो लिखा है। पहले रिजल्ट की वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 थी, 0 में पावर प्लस हो जाएगी हमारी। फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब है तो 1 प्लस हो जाएगा। देन दूसरी बार ये सब काम हो के, जैसे अब देखो लास्ट डिजिट रिमूव कर देगा, 153 फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 153 हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे ये 3 रिमूव कर देगा, देन यहाँ से 5 चलता हुआ आएगा, 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब पावर में स्टोर हो जाएगा क्योंकि पावर फिर से 1 से स्टार्ट होगी। यहाँ पे देखो 1 इनिशियलाइज कर देता है पावर अपने आप को। ठीक है, जितनी भी पावर रही होगी फिर से 1 कर दी। नाउ स्टार्टिंग से 5 का क्यूब करेगा, पावर में स्टोर करेगा, पावर फिर रिजल्ट में ऐड होगा। अब रिजल्ट में पहले से ही हमारे पास 3 का क्यूब अवेलेबल है। ठीक है, 9 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो 9 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो 9 में अब क्या ऐड हो जाएगा, अगले इटीरेशन में 25। नाउ हमारे पास पहले से ही, नाउ जैसे पहले रिजल्ट में 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो चुका है, तो अब रिजल्ट में 27 स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब 27 में क्या ऐड होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये ऐड हो जाएगा। जैसे ये ऐड होगा 152 हो जाएगा पावर के अंदर, रिजल्ट के अंदर स्टोर। उसके बाद हमारा ये डिजिट भी गायब हो जाएगा। इस लाइन की वजह से लास्ट डिजिट को जो है रिमूव कर देता है। उसके बाद 1 वाला सिस्टम होगा, 1 का भी क्यूब किया जाएगा, पावर में स्टोर, पावर फिर ऐड होगा रिजल्ट के अंदर, तो यहाँ पे 1 ऐड होगा, रिजल्ट हमारा हो जाएगा इक्वल टू 153 एट द एंड। जैसे ये होगा अब हर चीज़ टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो नंबर है ओरिजिनल नंबर वो एट द एंड 0 हो जाएगा एंड वाइल लूप जो इतनी पड़ी थी वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ध्यान से एक बार खुद ड्राई रन करके सोच समझ के आप देखोगे, वीडियो को रिपीट करोगे तो समझ आ जाएगा। नाउ ये सब होने के बाद हम पे रिजल्ट पे वैल्यू है, हर चीज़ की पावर रेस करके उसका एडिशन सम, उसको हम नम से कंपेयर करेंगे क्योंकि नम में अभी तक हमारी सारी वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू इसमें अभी तक सेफ है, तो इससे कंपेयर करेंगे। अगर इक्वल टू है तो दैट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, अदरवाइज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग, देन रिटर्न 0। तो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग भी बन चुका है। फिबोनाची सीरीज हमने करी ली। इसका रीज़न बस बताया कि फॉर लूप की वजह से इसको पूछा जा सकता है। इफ़ एल्स चेक करना है अगर आपकी नॉलेज तो इवन नंबर एंड ऑड नंबर पूछेंगे। एंड लास्ट में ये लॉन्ग क्वेश्चन है कुछ, इसको तो आप इग्नोर कर देना, लास्ट प्रायोरिटी वाले को। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से ये भी आप इजीली कर लोगे, क्योंकि हमने सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तो कर ही लिया है। बस यहाँ पे n नेचुरल नंबर की जगह इवन नंबर है। तो जब आप सीरीज चलाओगे ना फॉर लूप की, जो 1 से लेकर n तक जाती है, बीच में कंडीशन डाल देना इवन नंबर वाली कि अगर ये 2 से डिविजिबल है तभी इसका एडिशन होना चाहिए, अदरवाइज कंटिन्यू। इसको आप कुछ ऐसा कर सकते हो, फॉर i 1 से शुरू होगा। ठीक है, i जाएगा कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू n तक जाएगा, i धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ख़त्म। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इफ़ i जो है डिविजिबल है 2 से, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, देन सम के अंदर सम प्लस आई कर देना, मतलब उस नंबर जो भी नंबर है वो इवन है, पता चल गया हमें, उसे ऐड कर देना। ये कर दिया हमने बस।
अब जैसे ही नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। आप कुछ अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, एल्स, फिर यहाँ पे कंटिन्यू यूज़ करना, बट फालतू में क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना है कि मतलब कंटिन्यू कर दो नहीं कर दो, वो ऑटोमेटिकली देखेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है दोबारा इटीरेट करेगा, जब तक इवन होते जाएगा वो सम करते जाएगा। ईजी, इसको मैं अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आई थिंक। एंड बाकी बात बची हमारे इस क्वेश्चन की, जो ये सी प्रोग्राम है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला, इसको हम लास्ट क्वेश्चन है आज का डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोग्राम मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मैं सोच रहा था मैंने नहीं लिखा है। इंट मेन के अंदर हमने ये एन ले लिया, एन सम ले लिया, यूज़र से आस्क कर लिया, इनपुट ले लिया। ना उसी सीरीज़ के लिए 1 से लेकर जो n तक जा रही है प्लस हो रही है, अगर वो इवन है तो उसका सम कर दो, सिंपल बात, अदरवाइज वो सम करते रहेगा। ओके, नाउ द सम ऑफ द ऑल इवन नंबर्स, जो कि है ये ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 एंड n तक इज सम, सिंपल। अब हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, सबसे लॉन्ग वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेड वाला क्वेश्चन, ये आ सकता है, चांसेस वैसे कम है क्योंकि काफ़ी लेंदी है, बच्चों पे थोड़ा रहम भी कर सकते हैं टीचर, तो ये नहीं देंगे, अदरवाइज बेरहम हुए तो दे सकते हैं। तो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट परसेंटेज एंड ग्रेड, इसमें सेम वही हेडर फाइल इंट से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स एंड कंप्यूटर, इन सारे वेरिएबल्स को हम फ्लोट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में हमें हो सकता है 93.1 मार्क्स आ रहे हों, 92 मार्क्स आ रहे हों, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, कोई सी बच्चे के 33 आ रहे हैं, जस्ट पास हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, या फिर 33.33 आ रहे हैं, बिल्कुल जस्ट पास, थोड़ा सा भी कम आए तो फेल। एंड हम एक कैर ले लेंगे ग्रेड के लिए, क्योंकि जब हम ग्रेड प्रोवाइड कराएंगे वो एक कैरेक्टर होने वाला है, स्ट्रिंग नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ग्रेड जो है एक सिंगल कैरेक्टर होने वाला है, और कैरेक्टर जो है A, B, C, और यहाँ पे डबल कोट मत लगा देना, ये इनवैलिड है, यहाँ पे सिंगल कोट लगने चाहिए। ओके, नाउ प्रिंट एफ एंटर द मार्क्स, मतलब यूजर्स को बताना कि एंटर कर दो अपने मार्क्स, और वो सेपरेटेड बाय कॉमा होने चाहिए। और यहाँ पे हम 1F 2F 3F 4F 5F, क्योंकि हमें 5 इनपुट लेने हैं तो 5% F लगाएंगे, एंड सबके पीछे एम्परसेंट वाला साइन लगा के कॉमा सेपरेट करके इनपुट ले लेंगे, ताकि पहला वाला जो है फिजिक्स वो फिजिक्स में स्टोर होगा, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री में, बायो का बायो में, मैथ्स का मैथ्स में, कंप्यूटर का कंप्यूटर में। नाउ टोटल नाम का एक वेरिएबल हमने ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया था यहाँ पे फ्लोट के अंदर, टोटल एंड परसेंटेज, तो टोटल वाले में क्या कर देंगे, हम इन सब का सम कर देंगे, सिंपल। नाउ परसेंटेज में टोटल को 500 से डिवाइड कर देंगे, नाउ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब 500 मार्क्स होने वाले हैं, इसके लिए हमें कुछ अलग से मैनिपुलेट नहीं करना है, हमें पता है 500 ही है। 500 से डिवाइड करके ब्रैकेट में डाल के, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, इस तरीके से परसेंटेज निकाल दें। तो परसेंटेज को पता, परसेंटेज हमारी, तो एट द एंड हमें परसेंटेज पता चल जाएगी। नाउ हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कितनी परसेंटेज पे कौन सा ग्रेड देना है, अगर 90 के ऊपर है तो A, 80 के ऊपर है तो B, 70 के ऊपर C, देन 60 के ऊपर D। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 40 के ऊपर E है, अगर 40 से थोड़ा भी कम हुआ तो डायरेक्ट फेल, इसके नीचे पास नहीं करते, यहाँ पे 33 वाला रूल नहीं है थोड़ी, तो इसका ध्यान रखना। तो जो भी गिवन हमको कंडीशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पे हमें करना है। इफ़ एल्स का लेडर बिल्ड करना है। तो अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, मतलब फॉर एग्जांपल हमें केस ले लेते हैं 65, अगर ये 90 से बड़ा है तो A प्रिंट करो, बट ऐसा तो है नहीं। एल्स इफ मतलब क्या, या फिर ये ऐसा है, या फिर मतलब एल्स इफ के बाद ना एल्स नहीं है, ये है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी चेक करो, सेम चीज़ के लिए ये भी चेक करो, बदलना नहीं है। एल्स इफ ये है क्या, ये भी नहीं है। 70 से बड़ा है क्या, नहीं है। एल्स इफ 60 से बड़ा है, यस, जैसे ही पता चला 60 से बड़ा है तो ग्रेड इक्वल टू D हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं 33 दे देता तो वो 40 से बड़ा है क्या, नहीं है। देन 40 से बड़ा नहीं है तो देन हर चीज़ उसके छोटे में आएगी, तो यहाँ पर डायरेक्ट एल्स यूज़ करके F कर दिया। अदरवाइज़ यहाँ पे भी एल्स इफ करके आप कर सकते हो, एल्स इफ अगर 40 से छोटा है तब भी आ जाएगा। F अगर एल्स का यूज़ करना नहीं चाहते हो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। नाउ लास्ट में रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे। टोटल मार्क्स क्या है हमारे पास, टोटल परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में स्टोर है, एंड ग्रेड हमको यहाँ पे इफ एल्स के लेटर में पता चल गई। परसेंटेज हमने निकाल ही ली थी, टोटल अपॉन 500 मल्टीप्लाई बाई 100 करके। ग्रेड हमने अभी निकाले इफ एल्स के लेटर से, एंड टोटल जो है वो भी हमने निकाल लिया था सम करके। नाउ यहाँ पे 0.2f यूज़ कर रखा है,
बट हम डायरेक्टली परसेंटेज एफ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट टू एफ क्या बताता है कि जो डेसिमल होगा ना उसके बाद सिर्फ 2 पॉइंट तक ही डेसिमल की वैल्यू आनी चाहिए। अगर 93.333 आ रहा है तो 93 पॉइंट बस 33 पे ही एंड हो जाए, बस यही इंडिकेट कर रहा है। अगर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं। एंड में इसके यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करना ज़रूर, क्योंकि टोटल जैसे पता चलेगा, टोटल फॉर एग्जांपल 450 है 500 में, ठीक है, 450 ऐसे प्रिंट कर देगा 450। फिर जब परसेंटेज की बात आएगी, परसेंटेज अराउंड 90 यहीं पे प्रिंट कर देगा बिना स्पेस के। एक सेकेंड, ऐसा प्रिंट होगा कुछ 90 आ जाएगा, देन ग्रेड आ जाएगा इसका ए, ऐसा कुछ प्रिंट होगा। बट न्यू लाइन में अगर जाएंगे तो 450 90 एंड ए इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है, वरना हर चीज़ एक ही लाइन में आ जाएगी। लास्ट में रिटर्न 0। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे ख्याल से मेरे अभी तक के वीडियोस में सबसे लेंदी वीडियो होने वाली है, सबसे ज़्यादा जिसमें मेरे को मेहनत करनी पड़ी। बीच में मेरे को थोड़ा गिव अप जैसा फील हुआ, बट मैंने सोचा नहीं, अब जब मैंने सोच लिया आपके लिए वीडियो बनाने का तो अब मैं कंप्लीट करके ही रहूँगा। अगर आपको थोड़े से भी मेरे एफर्ट पसंद आए ना तो लाइक कर देना प्लीज़ यार, उससे थोड़ा मोटिवेशन आता है मैं ताकि ऐसा कंटेंट और प्रोवाइड करूँ। एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको बाकी कंटेंट भी तो मिलते रहे। बाकी मैं ऐसी वीडियोस जरूर डालते रहता हूँ जिससे आपकी लाइफ इजी होती रहती है। चीट इट इसीलिए चैनल का नाम है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। और तुम्हारे किसी फ्रेंड को अगर प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि प्रैक्टिकल में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, वो परेशान हो रखा है, तो उसको भी आप ये वीडियो सेंड कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होगी, वो भी आपको थैंक यू बोलेगा। ना मेरे को भी प्रैक्टिकली थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।